अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उसाम दुरानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासियात। नाज़रीन, अगर हम गुज़िश्ता हफ्ते की बात करते हैं तो पूरा के पूरा हफ्ता जो था वो पाकिस्तान की सरहदों पे तो खैर गर्मा गर्मी रही, लेकिन हमारी जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी हमारे हमारे शहरों के अंदर भी और हमारे ईवानों के अंदर भी बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी रही, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारे दूसरे इश्यूज के ऊपर भी। लेकिन सबसे बड़ी खबर जिसकी वजह से जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान जो है वो गर्मा गर्मी बढ़ी, बल्कि वो ऐसी खबर थी जो कि पूरी दुनिया के ऊपर या पूरी दुनिया के अंदर एक इंपैक्ट जो है वो क्रिएट करके वो सामने आई है। वो खबर थी अफगानिस्तान की जानब से पाकिस्तान की चौकियों के ऊपर हमला या उनकी जानब से दरअंदाजी, और जिसके जवाब में ना सिर्फ पाकिस्तान ने उन चौकियों को तबाह किया बल्कि उन्होंने अंदर तक घुस के, जैसे वो हमारा हमसाया मुल्क है वो कहता है जी हम अंदर घुस के मारेंगे, तो पाकिस्तान ने उसका एक फिजिकल जो था वो एक्सपेरिमेंट सबके सामने करके दिखाया कि भाई अंदर घुस के ऐसे मारा जाता है। अगरचे कि भारत जो है वो अभी तक हमारे अंदर घुस के मारे जाने के बाद अपने जख्म चाटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अपना अफगानिस्तान जो है उसको भी अभी इसी चीज का मजा जो है वो चखा दिया गया है। इसकी रीजन जो है वो जहां तक मुझ जैसे जो एक तालिब इल्म जो है वो ये देखता है कि अभी चंद दिन पहले अमीर मुत्तकी साहब जो कि वजीर खारजा हैं अफगानिस्तान के, वो भारत के दौरे पे गए। अच्छा, मजे की बात यह है कि मुत्तकी साहब जो है उनके ऊपर सफरी पाबंदियां लगी हुई हैं, वो दुनिया में कहीं भी नहीं जा सकते, वो ट्रैवल नहीं कर सकते। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो दुनिया में एक ऐसा शख्स जो कि पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्द डिक्लेयर है, उसके ऊपर सफरी पाबंदियां लगी हुई हैं, उसको भारत जो है बाकायदा तौर पर एक एप्लीकेशन डालता है और एप्लीकेशन डालने के बाद कहता है कि जी मुत्तकी साहब को हमारे मुल्क में आने की इजाजत दी जाए, और वो अपना वफद लेके भारत चले जाते हैं। जब भारत जाते हैं तो वहां पे जाके वो वहां बैठ के वो ये बात कर रहे होते हैं कि जी पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, और भारत जो है उसकी हां में हां मिला रहा होता है। लेकिन सोचने वाली ये बात है कि भारत जो है मेरे ख्याल में हर किस्म के मामला में हमसे कम से कम 20 साल पीछे है। 20 साल पीछे जो थे अगर मैं बात करता हूं तो हम ये कहते थे, हमारे यहां पे जो थिंक टैंक्स थे या हमारी उस वक्त जरूरत थी वॉर ऑन टेररिज्म के ऊपर, तो तालिबान जो थे वो गुड तालिबान थे। लेकिन भारत को 20 साल के बाद जाके समझ आई कि तालिबान गुड तालिबान है, और वो अब हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान बड़े अच्छे हैं। लेकिन दूसरी जानब अगर हम देखते हैं तो अफगान जो है वो 40 साल से ज्यादा का अरसा जो है वो पाकिस्तान ने उनका बोझ उठाया, पाकिस्तान ने उनको खाना खिलाया, पाकिस्तान ने उनकी दवा पूरी की, पाकिस्तान ने उनकी तालीम पूरी की। लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ, आज वही लोग जो है कहना तो नहीं चाहिए लेकिन एक बहुत ही घटिया लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल होता है, नमक हरामी कर रहे हैं, और वो पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल बातें कर रहे हैं। उन्होंने अगर फायर किए पाकिस्तान के ऊपर, तो भारतीय मीडिया ने, भारतीय जो सोशल मीडिया जो वहां से उनके अकाउंट्स जो हैंडल्स हैं, उन्होंने तो यहां तक शोर मचा दिया कि ड्यूरल लाइन को खत्म कर दिया गया है और पाकिस्तान का तकरीबन को 40 किलोमीटर से ज्यादा का इलाका जो है वो अफगानिस्तान के कब्जे में आ गया। उन्होंने काबुल के अंदर खुशियां मनानी शुरू कर दी, लेकिन वो खुशियां उस वक्त उनकी मानत पड़ गई, उनके रंग में भंग पड़ गया जब पाकिस्तानी जेट फाइटर्स ने काबुल के अंदर जाके बमबारी की। अब इन तमाम चीजों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कर्नल असद महमूद साहब वीडियो लिंक के ऊपर, उसके साथ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं तहा मुनीर साहब जो कि मरकजी मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमें हमारे साथ राजा खुर्रम शहजाद साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जो है वो कर्नल साहब से बात कर रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब। कर्नल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल आई कैन हियर यू। जी कर्नल साहब, आप ये सारी जो है वो आप इंट्रो कह लें या आप ये तमहीद जो मैंने बात की है वो आपके सामने है। तो ये जब ये मसाइल शुरू हुए और अफगानिस्तान की जानब से जब पहला हमला किया गया, तो उसके फौरन बाद रात को 12 बजे, यानी कि सिर्फ 1 घंटे के बाद 11 बजे करीब उन्होंने हमला किया, और ठीक 12 बजे उनका जो स्पोक्स पर्सन है उनके, या आप ये कह लें कि उनका जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, वहां से ये बात कह दी गई कि हमने अहदाफ हासिल कर लिए हैं, लिहाजा हमने ऑपरेशन अपना खत्म कर दिया। लेकिन पाकिस्तान की जानब से मुसलसल अपने अहदाफ को टारगेट किया जाता रहा, और अभी तक जो है उसके नतीजे आपके सामने हैं। तो सर, ये जो इन्होंने हरकत की है, जो मैंने जैसे पहले बात की थी कि वो स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर मुत्तकी को अपने मुल्क में बुलाया गया, तो क्या सर इसलिए बुलाया गया था कि मशरकी फ्रंट पे हमसे जूतियां खा के भाग गया, अब दोबारा हमें मुंह दिखाने के काबिल नहीं है,
तो अब जो है वो अपना शुमाली फ्रंट से या मगरबी फ्रंट से जो है वो अफगानिस्तान को हमारे अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहा था भारत। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन है जो कि आपने तमहीद भी एक लिहाज से की, पर आपने सवाल किया। ये मेरा ख्याल है अफगानिस्तान वाले ना किसी गलत फहमी का शिकार थे। वाई? बिकॉज हम तो उनको कि जी नहीं वो हमारे भाई हैं, हमारे पड़ोसी हैं, वी हैव टू मूव विद देम, हमने उनका ख्याल रखना है, वो बड़ी बुरी हालत के अंदर हैं, हमने उनकी हर तरह से देखभाल करनी है। बट अनफॉर्चुनेटली वो अब ये हमें खैर पता तो पहले भी से था, बट स्टिल वी वर ट्राइंग कि नहीं किसी सूरत के अंदर उनसे हमारा बेहतरी का एक जो है ना सिलसिला होना चाहिए, क्योंकि पड़ोसियों के साथ हर वक्त आप मार धाड़ के साथ या लड़ाई झगड़े के साथ तो नहीं गुजारा कर सकते ना, एंड यू नीड पीस। तो और उसी के साथ डेफिनेटली इट इज ओनली, मैं समझता हूँ कि 1979 ऑनवर्ड लेके और ये 25 साल ये शामिल करें तो 46 ईयर्स की अगर आप बात करते हैं जी जी, तो पाकिस्तान ने हर तरीके से उनकी लुक आफ्टर की है, हर तरीके से लुक आफ्टर की है। एक स्टेज आई कि जहां पर अफगान जो मुहाजिरीन है वो 50 लाख को भी ओवर शूट कर गए थे, और इस वक्त भी आई कैन से कि दे आर अराउंड 2 मिलियन जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जो कि कानूनी और गैर कानूनी दोनों तरीकों से एक लिहाज से मौजूद हैं। तो ये तो खैर जल्दी वो कहा भी जाता है कि जब आप किसी के साथ नेकी करते हैं तो उसको दरिया में डाल दें बजाय इसके कुछ से नेकी के बारे में कोई बेहतर सिला एक्सपेक्ट करें। तो मेरा ख्याल है ये इन्होंने प्रूव किया है एज अ नेशन। बल्कि मैं आपसे यूं भी आपसे कोट करूंगा कि ये जितने भी अफगान पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं, इनका इतना बुरा रवैया होता है हम पाकिस्तानियों के साथ कि यकीन माने इसको एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है। और मैं समझता हूं अफगानिस्तान की वजह से पाकिस्तान ने इतने नुकसान, यानी कि अगर आप ये देखें कि सिर्फ 90,000 तो आपने अपने शहीद उठाए हैं, चाहे वो आर्मी के हैं, चाहे वो सिविल आर्म फोर्सेस के हैं, या पुलिस के हैं, या फिर हमारे सिविलियन भाई बहन हैं, मतलब इससे ज्यादा शाते हैं। और उसके अंदर जो मैक्सिमम हिस्सा है इस सारी चीज के अंदर वो तो है बेसिकली अफगानिस्तान का है। अफगानिस्तान इसके ऊपर काम कर रहा था, इंडिया की प्रॉक्सी के ऊपर और काम कर रहा था। सो दैट मीन इंडिया इज अ हॉस्टाइल कंट्री। जब इंडिया एक हॉस्टाइल कंट्री है तो हो कम के जो अफगान इंटरिम गवर्नमेंट के ये जो तालिबान या टीटीए की अगर हम बात करते हैं तो ये कैसे हो सकता है कि नहीं वो हॉस्टाइल नहीं है, देयर वर्स देन हॉस्टाइल आई वुड से। और मेरा ख्याल है कि नाउ द स्टेज जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि हमारी सिविलियन लीडरशिप, हमारी मिलिट्री लीडरशिप, और स्पेशली अगर हम फील्ड मार्शल की अपने बात करते हैं तो जिसको कहते हैं कि वो पानी एक्चुअली वो सर से ऊपर गुजर गया, एंड देयर वाज नो वे आउट बट टू रिटेलिएट इन अ मैनर कि जहां पर अब आपने कहा कि फॉरगेट अबाउट द ड्यूरेंट लाइन, अब हमारा अपना एक सिलसिला होगा, हम अपना एक बफर जोन क्रिएट करेंगे इन बिटवीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और ये सिलसिला सारे के सारा हमें खत्म करने का टाइम आ गया है। ठीक है, तो बिल्कुल आपने ठीक कहा। और दूसरा इन्होंने ना दे वर जस्ट टेकिंग, जिसको कहते हैं पाकिस्तान को एज ए नॉर्म कि नहीं अच्छा हम आएंगे, हम फायर करेंगे, अच्छा फिर इसके बाद ठीक हो जाएगा, हम अच्छे हो जाएंगे, हम हाथ मिला लेंगे। आई थिंक एनफ इज एनफ नाउ। बहुत कुछ इन्होंने एक लिहाज से कर लिया, बहुत बर्दाश्त कर लिए। 90,000 आपने लाशें उठाए हैं। पाकिस्तान हैज कंटिन्यूसली बीन ब्लीडिंग, व्हाई? बिकॉज ऑफ द डेसेंट इन्वॉल्वमेंट ऑफ अफगान, ये जितने भी हैं अफगान गिरोहों की बात करते हैं, टेररिज्म की बात करते हैं, अब से 3.5-4 सालों 4 सालों के अंदर स्पेशली ये जो अफगान जो इंटरिम गवर्नमेंट है इसकी वजह से ठीक हो गया। अब कर्नल साहब इसमें अभी देखें हमें जो हमने देखा है, और खासतौर पर मैं बड़ा क्लोजली जो था वो मैं इसको मॉनिटर कर रहा था, और जितना भी इंटरनेशनल मीडिया है उसको भी मैं सारे के साथ देख रहा था, पढ़ रहा था। तो इनकी जो अपनी अमारात इस्लामी की जो ऑफिशियल जो इनके ट्विटर अकाउंट्स थे वहां से तो बाकायदा तौर पे 12:30 बजे के बाद तो आप ये समझ लें कि सफेद झंडे जो थे वो लहराने शुरू कर दिए गए थे। लेकिन भारत की जानब से मुसलसल जो था वो एक ही प्रोपेगेंडा जारी था। अब मैं बेतहाशा अकाउंट से उनका यहाँ पे नाम 1 by 1 लेना शुरू कर दूं तो पूरा प्रोग्राम उसमें लग जाए। तो वो अभी तक अब जो ये कहा जा रहा है कि हमने जो है उनकी बहुत सारी पोस्ट जो है अपने कब्जे में कर ली है, तो वो अब हमें उसका कोई ऐलान, ऑफिशियल ऐलान जो है वो किस तरह हम करेंगे, उसका कोई प्रोसीजर जो है वो कोई सेट हो सकता है, या बतौर एक एक्स आर्मी मैन
जब लड़ाई में जब इस तरह की चीज पे कब्जा किया जाता है तो सर उसको किस तरह उसको डिक्लेयर किया जाता है सर? देखिए, पहले तो मैं आपसे ये कहूं कि एक तो ये स्टैब्लिश हो गया कि ये जो इंटरम हुकूमत है, ये तो है बेसिकली अफगानिस्तान के अंदर इंडियन प्रॉक्सी के तौर पे काम कर रही हैं। ठीक है। वहां पे उनका वजीर खारजा पहुंचता है और अगले 2 दिनों के अंदर, और अच्छा ये दौरा भी ये नहीं 1-2 दिनों का होता है, ये तो ऑलमोस्ट कोई हफ्ते प्लस के ऊपर महीद था। सो यू कैन मेक आउट कि इनके मुख्तलिफ अहदाफ थे जो कि इंडियन हुकूमत के थे, और फिर सामने मुत्तकी की शक्ल को सामने रखा, उसको अचीव करना चाहते थे। सबसे पहली बात तो ये है, मैं आपसे कहूं कि जो कुछ आपने इंडिया के साथ किया मई के महीने इसी साल के, तो वो मेरा ख्याल है एक इनविंसिबिलिटी, यानी कि एक नाकाबिल तस्खीर होने का जो उनके जहन के अंदर था, आपने उसको तो फारग कर दिया। और पता ये चला कि ये इंतहाई बोधे, इंतहाई वीक, और किसी तरह की कोई स्ट्रैटेजी, कोई कुछ भी नहीं था कि जी हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। बॉलीवुड की फिल्में चल रही हैं और आपने एक्चुअली पूरी दुनिया के अंदर नरेंद्र मोदी का, उसकी शैतानी ट्रैका का, उनकी आर्म फोर्सेस का मुंह काला कर दिया। ठीक है। और एक्चुअली देखा जाए कि मई ऑनवर्ड आप देखें जिस तरह की डेक्लिनेशन आई है इंडिया के स्टैचर के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर, इसका यकीन माने कि उन्होंने कभी शायद सोचा भी नहीं होगा। और ये किया है पाकिस्तान ने। अच्छा, साथ ही आपने जिसको कहते हैं डिप्लोमेटिकली भी उनको हर जगह के ऊपर कॉर्नर किया, हर जगह के ऊपर उनको दीवार के साथ लगा दिया। ये भी चीज होगी। अच्छा, उधर से उन्होंने कहा अच्छा चलो भी, एक तो अपना ईस्टर्न फ्रंट खुला हुआ था, अब चलो भी वेस्टर्न फ्रंट को हम जिसको कहते हैं ऑफिशियली आगे लेकर आते हैं। और ये बेवकूफ सारे के सारे जो कि कभी याद होगा आपको कोयटा शूरा होती थी, फिर पेशावर की शूरा होती थी, हम उनको साथ रखते थे कि यार वी नीड टू लुक आफ्टर देम, वी नीड टू सपोर्ट देम, और हम उनकी हर तरह से देखभाल करेंगे। पता ये चला कि आप तो एक्चुअली सांप पालते रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे थे और वो बड़े होकर तो सब पोलियो और अधेय की शक्ल इख्तियार कर ली, और उन्होंने हमारे ही बच्चों को, हमारे ही लोगों को खाना और मारना शुरू कर दिया। तो मेरा ख्याल है देयर वाज नो वे आउट लेफ्ट विद पाकिस्तान आर्मी के साथ, फील्ड मार्शल के साथ, कि जी इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है कि इनकी जो औकात है उसको उनकी वो औकात दिखाई जाए। ठीक हो गया ना, कभी सफेद झंडे बुलंद करना, ये हो गया वो हो गया, वो दैट इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, वो उसके साथ ऐसा नहीं है। तो दैट्स हाउ द एक्चुअली थिंग्स हैव कम अप। अब आपने अगला जो बुनियादी सवाल मेरे जनरली आपसे पूछा कि देखें अभी तो 48 घंटे की जंगबंदी हुई है। सर उनकी दरखास्त पे हुई है ना, उनकी दरखास्त पे, और कतर जो है बिल्कुल ऐसा ही है। और वहां पे भी वो झूठ बोले, क्योंकि इंडिया से उन्होंने झूठ बोलना तो सीखना शुरू कर दिया है ना, सीख लिया है इन्होंने। अच्छा, अभी आप कह सकते हैं कि उन्होंने आपके ऊपर ये सारा कुछ मुसल्लत किया, आपने उसको रिटेलिएट किया, उनको उनके औकात याद दिलाई, और अभी ये सिलसिले, ये ऑपरेशन कह रहे हैं, ये जंग कह रहे हैं, ये तो भी जारी है। अभी तो देखते हैं कि आगे जिस तरह की जो सिचुएशन बनेगी तो उसके हिसाब से फिर आप अपना लाहे अमल तय करके देन उसको पूरी दुनिया को नोटिफाई करेंगे कि दिस इज वेयर पाकिस्तान स्टैंड। ठीक होता है सारी की सारी। बिल्कुल ठीक है। कन्ना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास कोई जो थोड़ा सा इस सेगमेंट में जो है वो वक्त की थोड़ी किल्लत है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है ना मुझे ज्वाइन किया। नाज़रीन, ये हमारे साथ मौजूद थे कर्नल असद महमूद साहब, कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब। ये जो इशू था अफगानिस्तान का वो आप सबके सामने हमने डिस्कस किया, और तमाम तर मसाइल, वो एक्चुअल जो चीजें थी कि भारत की शह के ऊपर हमारा हमसाया, जिसको कि हमने पाला पोसा बड़ा किया, उसको तालीम दी, उनको खुराक तक जो हम लोग मुहैया कर, इवन आज के दिन तक भी अफगानिस्तान की मेजोरिटी खुराक का जो सोर्स ऑफ फूड है वो पाकिस्तान है, सोर्स ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान है, सोर्स ऑफ मेडिसिन पाकिस्तान है। लेकिन क्या करें, जब हमारी घुटी के ऊपर या हमारी हड्डी के ऊपर लिख दिया जाए कि हमने नमक हरामी करनी है, तो इस तरह की हरकतें हम करते रहेंगे। जी नाज़रीन, जैसे कि हमारी गुफ्तगू हो रही थी उसी दौरान में मैंने ये बात की थी कि अब जो है हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के जो इंटरनल इश्यूज हैं हम उनके ऊपर को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और अगर उसमें सबसे पहले देखते हैं तो गुजरे दिन जो थी वो DGISPR की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और उसमें बड़े दावे भी किए गए, ना सिर्फ दावे किए गए बल्कि उन्होंने बहुत सारी चीजों को पॉइंट आउट भी किया। अगर उन्हीं को हम आगे लेके चलते हैं तो उसमें सबसे पहली बात जो थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर बात को हम देखते हैं तो दहशतगर्दी और उसकी सहूलतकारी थी, और खास तौर पे
अफगानों की जानब से और अफगानिस्तान के जो हाइड आउट्स हैं जहां पे फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंद के जो स्पॉन्सर्ड हैं, वो वहां से उठ के आते हैं और वो पाकिस्तान की सरहदों के क्रॉस करते हैं और पाकिस्तान के मासूम शहरियों को जो है वो उनका नुकसान पहुंचाते हैं, जानो माल का। लेकिन उसके जवाब में क्या हुआ? उसके जवाब में जैसे ही केपीके में एक हुकूमत चेंज हुई और वहां पे बहुत सारी तब्दीलियां जो हमें नजर आ रही थी, तो जो नए सीएम आए, अगरचे के उनके बारे में बहुत सारी गुफ्तगू भी हो रही थी और मैंने इसी चैनल पे एक गुज़श्ता अपने प्रोग्राम में हमने उस पर डिस्कस भी किया था, और उनके ऊपर जो लगने वाले चंद इल्जामात थे उनमें से सबसे बड़ा जो इल्जाम एक ये भी था कि वो उनका फितनतुल खवारिज के साथ और फितनतुल हिंद के साथ सरहद पार से अफगानिस्तान में जो उनके हाइड आउट्स हैं वहां पे उनके ताल्लुकात हैं, उनके रवाबत हैं। लेकिन खैर है, कोई बात नहीं, वो चीजें चलती रही। लेकिन रिजल्ट क्या निकला? जैसे ही उन्होंने हलफ उठाया और असेंबली के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर जो उन्होंने पहली गुफ्तगू की, जो पहला उनका बयान था वो ये था कि मैं इस सूबे के अंदर कोई किसी भी किस्म का ऑपरेशन नहीं होने दूंगा, जो कि बड़ा क्वेश्चन मार्क था। इसी चीज को आगे लेके चलते हैं और वहां पे क्या हुआ, किस तरह हुआ। हमारी जो दीगर सियासी जमातें हैं वो इस ऑपरेशन को किस नजर से देखती हैं और अफगानियों को मुल्क से बाहर कैसे निकाला जाए, और अगर उनको निकाला भी जाए तो उनका क्या प्रोसीजर है, अगर जो इस वक्त प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है आया कि वो बिल्कुल दुरुस्त है। और उसके साथ साथ हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है राना अली जोहेब साहब ने, जो कि तजियाकार हैं और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात है उस पर गहरी निगाह रखते हैं। मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा हमारी जो मरकजी मुस्लिम लीग है उनसे। देखिए ताहा साहब, ये तो तमाम चीजें आप इस वक्त आप देख रहे हैं और सियासत के अंदर जो भूचाल आ रहा हुआ है, या खासतौर पर आप ये कह लें कि DGISPR की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसके अंदर उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में जो ताने बाने बैरून सरहद के उस पार से जो पाकिस्तान के ऊपर हमले होते हैं या दहशतगर्दी होती है और सरहद के इस पार कहना तो नहीं चाहिए, सियासी हुकूमत के बारे में उन्होंने बात की। तो आप इस पूरी गुफ्तगू को किस नजर से देखते हैं और उसके बाद के जो हालात और वाकयात हुए और सोहेल अफरीदी साहब की जो पहली तकरीर थी। नाजरीन, इसमें एक चीज याद नोट कीजिएगा कि सोहेल अफरीदी साहब की जो पहली तकरीर थी जो उन्होंने फ्लोर पे खड़े होकर की, उसमें उन्होंने दो बातें की। पहली बात तो ये थी कि मैं इस सूबे के ऊपर या इस खिते के ऊपर किसी भी किस्म का ऑपरेशन नहीं होने दूंगा, अफगानियों को हम यहां से बाहर नहीं निकालेंगे। और तीसरा बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, जो से उन्होंने कहा कि जी मैं तो पैटर्न इन चीफ तहरीक इंसाफ जो है उनको जेल में किसी भी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उनका जेल भी तब्दील नहीं होना चाहिए, उनको तमाम तरह सहूलियात मिलनी चाहिए। और मैं अब अगर किसी किस्म के मामला हुए यानी कि उनकी जेल तब्दील करने की कोशिश की तो मैं पूरा पाकिस्तान बंद कर दूंगा। तो सर ताहा साहब, आप भी एक सियासी जमात है, रियासत के साथ आप बैठे हुए हैं, रियासत के साथ अगर ये रियासत नहीं होगी तो क्या आपकी सियासत चल सकेगी? देखें, जो हालिया डेवलपमेंट्स हैं इस वक्त हम अगर पाकिस्तान के अतराफ में देखें और पाकिस्तान की जो अंदरूनी और बैरूनी जिन मुश्किलात का पाकिस्तान को सामना करना पड़ रहा है, ये पहले से भी मौजूद थी। लेकिन हालिया जो डेवलपमेंट है इसमें जो तेजी हमें देखने में आ रही है वो हमें पहलगाम का एक फॉल्स फ्लैग एक ऑपरेशन था जिसकी बेस पे भारत ने पाकिस्तान की कुछ जगहों के ऊपर हमला किया, मस्जिदों पे, आबादियों पे, जिसमें आम बच्चे, खवातीन निशाना बने। और उसके जवाब में पाकिस्तान ने जब अपनी डेटरेंस को बरकरार रखने के लिए, अपनी सालमियत को का जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने जब जवाबी कार्रवाई की तो दुनिया ने देखा और भारत का जो एक उनका एक बहुत बड़ी यानी उन्होंने एक अपनी इमारत कायम की हुई थी कि जी हम तो बड़ी सुपर पावर बन गए हैं, हमारे पास तो डिफेंस ही है, हमारी तो इकोनॉमी में कुछ बेहतर जरूर है। लेकिन डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पाकिस्तान ने अपनी अथॉरिटी बिल्ड की इस रीजन के अंदर। और भारत का, मोदी का जो एक्सपेंशनिस्ट एक डिजाइन है, हिंदुत्व का, जिसपे सारा इंडिया काम कर रहा है और पिछली 2-3 टर्म्स हमने देख ली हैं और अभी तक भी जिंगोइज्म हमें उनकी पॉलिटिक्स के अंदर नजर आ रहा है। इस वक्त की जो सिचुएशन है ये भी बहुत ज्यादा अलार्मिंग है क्योंकि इलेक्शन वहां पे नवंबर में उनके सर पे खड़ा है, बिहार स्टेट का। अब जब उन्होंने देखा कि फ्रंट एंड पे और कन्वेंशनल वार में और एरियल वार के अंदर अगर वो पाकिस्तान का जवाब नहीं दे सकते तो हमेशा से तो बैक एंड से बैक स्टैप करने की जो उनकी स्ट्रेटेजी रही है उस पर उन्होंने दोबारा से उसको एक्टिवेट किया। उसका नतीजा हमने देखा है कि सिर्फ पिछले 8-9 महीनों के अंदर, और अगर हम ताजा तरीन हालात देखें तो
हफ्ता 10 दिन और 15 दिन के अंदर 100 से ज्यादा हमारे नौजवान शहीद हुए जो वेस्टर्न एंड से हुए, उसमें चाहे बलूचिस्तान का मामला हो चाहे हमें केपीके का मामला हो। तो इस तमाम सूरत हाल में पहली जो बात है वो ये है कि हमें हमारी रियासत, जिस तरह आपने कहा, रियासत सबसे पहले है, पाकिस्तान सबसे पहले है, उसके बाद आपकी सियासत है, उसके बाद आपके दीगर मामलात है। मुल्क के अंदर मामलात चलते रहते हैं, मुल्क के अंदर इख्तिलाफी सियासत भी होती रहती है, मुल्क के अंदर दीगर मामलात भी होते रहते हैं, लेकिन जब बात आए डिफेंस के ऊपर, जब बात आए दिफा के ऊपर, जब बात आए आपकी सालमियत के ऊपर, जब बात आए फॉरेन एड के ऊपर, खारजा उमूर के ऊपर, तो हमने माजी में देखा है बहुत सारे लोग, बहुत सारी जमातें ऐसी हैं जो जब बाहर जाती हैं तो वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। तो जो खारजा बात नहीं सर, कोई भी एक सिंगल एंटिटी की बात कर ले, किसी एक सिंगल आइडेंटिटी की बात कर ले, इवन पाकिस्तान से अगर आपने कोई चीज प्रोडक्ट है, जैसे ये पेंसिल है, अगर ये बन के बाहर जा रही है तो ये भी एक हमारा एक सफीर है इसके ऊपर, क्योंकि इस पे मोहर लगी हुई है मेड इन पाकिस्तान की, इस पे झंडा बना होता है। तो जब फॉरेन एंड पे को बात होगी, डिफेंस एंड पे को बात होगी, तो फिर हम सबको पाकिस्तानी बनके सोचना चाहिए। ठीक हो, फिर आपसी इख्तिलाफात है, आपस के मसले हैं, तो यहां पर जो हमें इस वक्त जो सिचुएशन नजर आ रही है, खासतौर पे आपने केपीके की बात की है और उनके जो नए मुंतखब वजीर आला है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं क्योंकि उनकी मेजोरिटी जरूर मौजूद है, उनकी मेजोरिटी मौजूद है और उस मेजोरिटी के अंदर वो उन्होंने इलेक्शन के जरिए लीगल तरीके से कहा है, हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। सही। और लेकिन उनको साथ में हम ये भी रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि आप बिल्कुल डेवलपमेंट के ऊपर तवज्जो दें। केपीके पिछले 11 साल से 12 साल से आपकी हुकूमत है, वहां पे गवर्नेंस की क्या सूरत हाल है, आपके जो अपनी डोमेन के काम बनते हैं आप उन पे फोकस करें। ये जो फॉरेन मामलात है ये तो वफाकी हुकूमत का काम होता है, और जो सालमियत के मसले हैं, आपके दिफा के कौमी सलामती के मसले हैं, वो आपके विफाक का काम है, वफाकी इदारों का काम है, कौमी इदारों का काम है, वो उनको करने दें, आप अपनी डोमेन में रहें। जहां तक खान साहब को सहूलियात देने की बात है, तो खान साहब समेत कोई भी आम कैदी है उस सबको वो तमाम सहूलियात मिलनी चाहिए, वो सब मिलनी चाहिए। बल्कि वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि 2 दिन पहले भी ना एक वो 302 के मुकदमे में एक कैदी वहां पे जो है उसने जो है वो दरखास्त बाकायदा तौर पर ना वो दरखास्त दी है कि जनाब मुझे वो तमाम तर सहूलियात मुझे भी मिलनी चाहिए जो कमांडर इन चीफ को मिली हुई है। जी सर, राजा साहब, सर आप तो लायक भी हैं और सर जरा थोड़ा सा इस पे कानूनी भी नुक्ता होना चाहिए। जैसे कि उन्होंने कहा कि पहले उनका जो गवर्नर ने ये बात कही कि जो उन्होंने 2 लेटर भेजे थे, दोनों पे उनके दस्तखत मुख्तलिफ थे, और उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि नहीं जी हम उसकी गवर्नर की गैर मौजूदगी में ही सब कुछ करेंगे, और उन्होंने कर लिया, और उसके बाद वो हाई कोर्ट भी चले गए। तो सर क्या ये आप देखते हैं कि यहाँ पे जो ये केस जो था इसके अंदर आपकी जानब से, हुकूमत की जानब से प्रॉपर वर्किंग नहीं की गई इस इलेक्शन को करवाने में भी या इसमें लड़ने में भी? आपने एक जानब पे लुत्फुर रहमान साहब को तो रिप्रेजेंट कर दिया, उसके बाद आपने कवरिंग कैंडिडेट भी 2 दे दिए, एक पीपल्स पार्टी की जानब से, एक आपकी नून लीग की जानब से, लेकिन नतीजा क्या निकला सर वो आपके सामने। पहली बात। दूसरी बात, पेशावर हाई कोर्ट के अंदर भी जो आप केस को लेके गए या वो लेके गए और उसका जवाब क्या हुआ, आप वहां पे भी आप हार गए। तो सर अगर आपने ये सारा चीजें ऐसी ही ढीली ढीली करनी थी तो सर ये पूरा एक मैस क्रिएट करने की क्या जरूरत थी सर? आप उनको फ्री हैंड दे देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मसूफ वज़ीर आला जो है ना, उनकी बाबत आप अगर समझे कि वो कोई जानबदारी के साथ या गैर जानबदारी के हवाले से उनकी कोई बात देखे तो वो तस्सब पे मबनी है ना, उनके किसी हवाले से को मैं पॉइंट ऑफ व्यू समझता हूँ कि अदालती मामला या उस वक्त बिगड़ते हैं या संवरते हैं जब आपकी नीयतन जो आप किसी मामले पे उस पर बात करें। आप गंडापुर साहब की बात कर रहे हैं कि नहीं, सोहेल की। अच्छा, अभी देखिए आज उनकी जो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि उसकी माइंडसेट ये है, तरजीहात में देखें कि आज वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो इस्लामाबाद में एक हाई-फाई मीटिंग कर रहे हैं अभी, जिसमें उन्हीं के सूबे से महाजरीन के हवाले से वहां पे बात की जा रही है और उस जो भी मामला था उनको सॉल्व करने के लिए वहां पे एक पूरा सेटअप है और ये इस्लामाबाद में होते हुए वहां मौजूद नहीं। इनकी तरजीहात में पाकिस्तान, केपीके या कोई भी जो मामला था उनमें ये डेवलपमेंट या बेटरमेंट की तरफ नहीं जा रहे, ये सिर्फ और सिर्फ उसमें मैस क्रिएट करते हैं। जिस तरह उनके कायद ने अमेरिका में बैठ के एक जेल मैनुअल के हवाले से बगैर जानकारी के ये कहा, मुंह पे हाथ फेर के कि मैं मियां साहब का जो एसी है वो बंद कर दूंगा। हालांकि एक समझदार बंदे को पता होता है कि जब वो किसी भी जेल में होता है तो उसका जो इंचार्ज आता है वो इन्वेस्टिगेशन या बाहर पुलिस नहीं होती, उसमें जो उनके अंदर जेल खाना जात के लोग होते हैं वो होते हैं। सही। तो ये इस तरह की ये ब्लंडर शुरू से मार रहे हैं। अभी ये जो उन्होंने आपने समझो शावर में जो रिट की गई, ये आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से थी। उनका जो इस्तीफा था उस हवाले से गवर्नर की मौजूदगी में ये बात तय होनी थी, और जिसमें आप बिलावल ने वहां पे मीडिया में जाकर उन्हें बताया कि जी वो आप पहुंचे वहां पे और वो चले गए, गवर्नर से मामला हल हो गया।
अब मैस अगर उसमें क्रिएट की गई या हारने जीतने वाली बात थी तो वो डायरेक्शन कोर्ट की तरफ से होनी थी, उसमें कोर्ट ने जो फैसला जिस स्प्रे के हवाले से वो गए उस पर बात होनी थी। अब वहीं पे गवर्नमेंट उनकी है, वहीं पे उनका सारा सिस्टम चल रहा है, तो वहां पे ये गवर्नमेंट जो है ना वो उन्हीं की इंप्लीमेंट करवा सकती थी। सही। जुडिशरी और जजेस के हवाले से मैं समझता हूं कि ऐसा कोई नहीं था। जो प्रे आप करते हैं, जो आपकी पिटीशन में इंडेक्स और जो आपके वहां पे जो एग्जिबिट किए आपने वहां पे, उसके हवाले से उसको देख के फैसला किया। 199 के साथ जो रिट थी उसमें अगर डिस्क्रिमिनेशन थी तो वो उस हवाले से वो साबित करनी थी। इसमें हारा नहीं गया ना जीता गया, इसमें जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था वो पहले ही तसर ज्यादा था। ठीक है, चलिए ठीक है, आपको पॉइंट आ गया। राणा साहब ये तो चले एक चीजें चलती रहेंगी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है कि सुहेल अफरीदी साहब ने जब हलफ उठाया और उसके बाद कायदा तौर पे सीएम बन गए और उसके बाद उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया पुलिस की जानब से, मैंने भी उसको अप्रिशिएट किया। एक लीगल प्रोसेस था, एक जमहूरियत का तसलसल था और होना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर उन्होंने सबसे पहली मुलाकात जो थी वो उन्होंने जाके कोर कमांडर पेशावर के जो कोर कमांडर उनसे जाके की और उसके फौरन बाद उन्होंने वफाक का जो एक बयानिया था या वफाक की जानब से पॉलिसी दी गई थी कि तमाम तर अफगान मुहाजिरीन को बाहर निकाला जाए और उनके कैंप्स को बंद किया जाए और वो जमीन जो है वो केपी के गवर्नमेंट को तस्वीज कर दी जाए, उनको वापस कर दी जाए। उन्होंने उस पर सर साइन भी किए और उस पर अमल भी शुरू कर दिया। एक जानब वो असेंबली में खड़े होकर तकरीर कर रहे हैं उसके खिलाफ और दूसरी जानब वो साइन भी कर रहे हैं। सर राणा साहब आपका पॉइंट। बहुत शुक्रिया आपका रुहानी साहब। पहले तो जब आपने कहा आपने उनको गार्ड ऑफ यूनियन दिया गया, मैंने भी उनको अप्रिशिएट किया, तो मुझे तो ये लगा कि शायद आप कहने लगे थे कि मैंने भी उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इलेक्शन ये है कि सर मैंने उनको फोन नहीं किया, आपने फोन किया है। बल्कि अभी प्रोग्राम में अभी पहले हमारे एक दोस्त हैं वो मुझे कह रहे थे कि यार आप सुहेल अफरीदी को डायरेक्ट फोन क्यों नहीं किया, तो मैं उनको अजरा तफन्नन ये कह रहा था कि सर अफरीदी और दुरानियों की आपस में बन नहीं रही सर आजकल। बिल्कुल वही बात है, लेकिन चले बेहतर हो गया कि मतलब पूरी तौर पे ये क्लियर कर दिया कि आपने अप्रिशिएट किया, वरना मैं तो एकदम से परेशान हो गया था। मैंने कहा कि आपने भी गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया, ये कैसे मुमकिन हुआ। अच्छा, जो आपने सवाल किया ना कि एक तरफ वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अगेंस्ट चलते हैं और दूसरी जहां उन्हीं पॉलिसीज पर अमल भी करते हैं जी। आपने दो एग्जांपल्स दी, जो कोर्ट कमांडर में उनकी मुलाकात हुई, फिर उसके बाद अफवादियों को निकालने का जो एक पॉलिसी थी उस पर उन्होंने दस्तखत भी की। तो याद है कि ख्वाजा साहब जिस दिन ये इन्होंने हलफ उठाया था परसों, तो कल उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो सुहेल अफरीदी साहब हैं, ये इन जैसे जो कारकुनान है ये बेसिकली फ्रंट एंड पे लड़ने के लिए होते हैं, लेकिन पीछे पर्दा जो मामला था वो कुछ और चल रहे होते हैं। ठीक है, तो मैं उन्हीं की बात को एक खत्म करूंगा और ये कहूंगा, बल्कि आज की जो अंसार बासी की रिपोर्ट है उसके मुताबिक तो ये इमरान खान इसको जानता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि ये सुहेल अफरीदी कौन है। और अलीमा खान साहबा तो जानती है सर, अलीमा खान साहबा तो जानती है, मुराद सही तो जानता है ना। अलीमा खान भी और बुशरा बीबी जो है वो भी इसको जानती हैं, और मुराद सईद का उन्होंने खासतौर पर जिक्र किया। मुराद सईद जो है वो उनको बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। देखिए, आपने दो तीन चीजें हैं जो पहले आपने अपने इंट्रो में भी जिक्र की और अभी आपने सवाल के दरमियान में भी कर दी कि इस टाइम पे जो सुहेल अफरीदी है उसके कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं, वो किस तरफ जाना चाह रहे हैं। यानी कि वो क्या जो केपी की जो अवाम है उनकी फलाश के लिए काम करना चाह रहे हैं, क्या वो अफगानिस्तान के साथ जो मामला था उनको क्लियर करना चाह रहे हैं, उनके साथ बैठना चाह रहे हैं, या वो इमरान खान की रिहाई जो है उसको लेके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। सही। लेकिन उनके पहले दिन जो एक उन्होंने असेंबली के फ्लोर के ऊपर सीएम बनने के बाद जो उन्होंने एड्रेस किया, उस एड्रेस में उन्होंने ये बड़ा क्लियरली और कैटेगोरिकली ये बात की कि मेरा एक ही एजेंडा है और वो है इमरान खान की रिहाई। मैं उसको किस तरीके से मुमकिन बनाऊंगा। जैसा कि अभी हमारे मौजूद पैनलिस्ट ने ये कहा कि इस्लामाबाद में इस वक्त एक भाई नेशनल सिक्योरिटी की एक मीटिंग है बड़ी आई, एक वो चल रही है, और दूसरी जानब सुहेल अफरीदी साहब जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में गए हुए कि जी मुझे इजाजत दी, मैंने इमरान खान को मिलना है। तो इनकी प्रायोरिटीज, इनके मामला जो है वो एक फर्द वाहिद है। इनके लिए पाकिस्तान इमरान खान है, एक पाकिस्तान में, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा राणा साहब, ये ख्याल है राणा साहब कता कलामी माफ सर, मैं अगर बुरा ना बनाए, मैं सर एक चीज ऐड करना चाहूंगा। आपने कहा कि वो कह रहे हैं कि मुझे इजाजत दी जाए, लेकिन सर उन्होंने जो लेटर लिखा था पंजाब गवर्नमेंट को उसमें उन्होंने इजाजत नहीं मांगी थी। उन्होंने ये कहा था
कि सीएम बतौर सीएम केपीके वो अपना पैटर्न इन चीफ से मुलाकात के लिए आ रहे हैं, लिहाजा इंतजाम कर दिए जाएं। तो सर उसमें दरखास्त तो नहीं है ना सर? वो नहीं, आप वो लेटर की बात कर रहे हैं जो उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को कही है। मैं वो बात कर रहा हूं कि जो आज वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए हैं, अच्छा, परमिशन लेने के लिए। ठीक है, मैं वो पॉइंट आपसे डिस्कस कर रहा हूं। ठीक ठीक ठीक। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए हैं सुहेल अफरीदी साहब, और उन्होंने कोर्ट में ये रिट दायर की है कि आप हमें ये इजाजतनामा दें कि मैं पटियाला जेल में जाके इमरान खान से मिल सकूं। चलो ठीक है राणा साहब, अब दूसरी तरफ आप आए ना कि इस वक्त जो सिचुएशन वहां पे बनी हुई है, जैसे मैंने आपको बताया है कि अफगान मुहाजिरीन की यहां से वापसी और उनके कैंप्स की बंदिश, यानी को कैंप्स को बंद करना, और केपीके के इलाके में जितने भी ये कैंप्स हैं उन सबको बंद करने के बाद उनकी जो जमीन है या उनके जो तमाम जो भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वापस केपीके गवर्नमेंट को यानी कि उसके हवाले करना है। उसके ऊपर तो दस्तखत हो चुके हैं, उसके ऊपर तो सारी चीजें हो चुकी हैं, उस पर काम भी हो चुका है। अब सर उसमें लिखोना क्या है, उसमें रखना क्यों डाला जा रहा है सर? सारे देखें, इसमें रखना इनकी नीयत है ना। नीयत इनकी ये है कि चूंकि आपको भी पता है कि अफगानिस्तान के इस वक्त जो मामला हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ है, फौज के साथ है। तो वो कहीं ना कहीं पे जिसे कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन भी आपका दोस्त होता है। तो केपी गवर्नमेंट जो है वो तो आपको भी पता है सारे के सारे भी एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट है, तो वो तो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आप राणा साहब जी, राणा साहब आपका पॉइंट आएगा। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं जैसे कि भारत ये कहता है कि अफगानिस्तान उसका भाई है, अफगानिस्तान उसका दोस्त है, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन पाकिस्तान का दुश्मन अफगानिस्तान है, लिहाजा वो जो है वो भारत का दोस्त है। और वो हमें इस पे हम आगे चलेंगे, इस पे बात करेंगे। और जो है वो केपी के गवर्नमेंट जो है वो वही वतीरा लेके बैठी हुई है। ताहा साहब देखिए, ये आपने तमाम जो गुफ्तगू सुनी है और राणा साहब का जो तज्जिया आपके सामने आया इस पे, या आप इंफॉर्मेशन कह लें, तज्जिया कह लें, जो भी आपने सुना है, तो सर क्या आप ये समझते हैं कि किसी भी सियासी जमात को वो ये वतीरा रखना चाहिए अपना कि रियासत के अगेंस्ट जाके वो कोई काम करे? देखिए, मैंने पहले भी गुजारिश की, अभी भी बात करता हूं, हमारा ये हमेशा से क्लियर स्टैंस रहा है कि अगर हम मैंडेट की बात करें तो मुल्की सतह पर तहरीक इंसाफ जो है वो उनका मैंडेट बनता था, उसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए था। ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, ये उसूली बातें हैं। लेकिन अगर हम उसके बाद के मामला देखें, कलामी माफ जी, फॉर्म 47 की अगर हुकूमत है तो सर इस वक्त जो केपीके की गवर्नमेंट है वो भी फॉर्म 47 की है। केपीके के जो या तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त बैठे हुए हैं असेंबलियों के अंदर जीत के बैठे हुए, वो भी फॉर्म 47 के बैठे हुए हैं। उनके सदा की बात होती सर, सुन तो लेना। उनके उसके बाद अगर आप बात करते हो सेनेट के अंदर, तो सेनेट के अंदर जो उनके इस वक्त बंदे बैठे हुए हैं वो भी तो फॉर्म 47 से जीत के आए हुए लोगों की वोटों से ही तो सेनेट के अंदर बैठे हुए हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं ये एक सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा के तौर पे तो बहुत अच्छी बात है, डाइजेस्ट हो जाती है, लेकिन एक जेनेरिक और जर्नल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सर मुझे ये बताएं क्या ये बात डाइजेस्टेबल है? देखिए, मैं आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त है, मैं अपनी बात जायज़ है। मुझे आपने मेरे नैरेटिव के लिए, मेरे मौक़िफ़ के लिए बुलाया तो मैं अपनी बात करूंगा। सर देखिए, मैंने तो उसमें एक लुकमा देना था ना सर। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इन जनरल जो एक आम परसेप्शन है, और आम परसेप्शन, ये आप बात कर रहे हैं कि आम परसेप्शन और फॉर्म 47 भी एग्जैक्टली ये भी यही चीज है। लेकिन जहां तक बात है, मैंने पहले भी बात की कि जहां बात मुल्क की दिफा की होगी, मुल्क की सलामती की होगी, कौमी सलामती की होगी, वहां पर आपको स्टेप बैक होना पड़ेगा। ठीक है, इसको दिफा के हुकूमत को, रियासत को, के बाकी इदारों को, पॉलिटिकल पार्टीज को, अपने मामलात को जब बात दिफा की होगी। मैंने पहले भी ये बात की थी, अभी ये बात कहता हूँ कि अफगानिस्तान का मसला हो, क्योंकि ज़ाहिर ये लिंक्ड है, बिल्कुल बॉर्डर एरियाज है इस वक्त तो शदीद, पिछले 10 दिनों से तो खास तौर पे पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा बर्डन है, हमारी शहादतें 100 से ज्यादा यहाँ पे हो चुकी हैं। तो इस सिचुएशन में तो वैसे भी जो रियासती मामलात है उसमें डिफेंस से रिलेटेड मामलात है, उसमें तो इंटरफेरेंस किसी सूरत बनता ही नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी डोमेन के अंदर रहते हुए अपने जो उनके गवर्नेंस के मसाइल उन पर फोकस करना चाहिए। ठीक है जी। राजा साहब ये तो चले हो गया। मुझे राजा साहब मुझे ये बताएं कि ये जो हुकूमत की जानिब से, या जो अगर मैं वफाकी हुकूमत की अगर बात करता हूं, तो क्या वफाकी हुकूमत की जानिब से जो भी चीजें या मराद जो हैं वो केपी की गवर्नमेंट को दी जाती हैं, क्या वो इस काबिल नहीं है? आप बाकियों के मुकाबले में उनको कम दे रहे हैं या उनकी डिमांड कुछ ज्यादा है?
देखिए जी, पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, सैलाब में देखें कि वहां पे वजीर आजम खुद पहुंच गए, उन्होंने वहां पे जाके जो भी मामला थे उसको सेटल किया और अपनी मदद जो अपने हवाले से वफाक जो दे सकता वो दे सकता था। ये अगर यही बात है तो आप देखिए कि ये कब से भावलपुर में सेक्रेटेरिएट के हवाले से फंड जारी हो चुके हैं, और उस हवाले से ये लोगों की जो अपनी थी हजारा की, आप देखें कि वहां पे भी लोग इस तरह करें। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये कि पाकिस्तान से प्यार करने वाले, उसकी मजबूती चाहने वाले हमारे सर आंखों पे हैं। वजीर आला पंजाब के हवाले से आप देखें कि मैं समझता हूं कि जितनी उन्होंने इस वक्त मेहनत की है पंजाब को इन सारे मामला से बचाने के लिए, और ये जिस हवाले से उन्होंने अपनी पूरी कैबिनेट को और पूरे अपने नुमाइंदों को वहां खड़ा किया पंजाब में, पाकिस्तान में, और अब सिंध में देखें कि वहां पे इनके हवाले से बात की गई असेंबली के अंदर कि आप हमें वजीर आला पंजाब जो है उस तरह का बंदा ला दें या वो ला दें ताकि कराची के भी हालात ठीक हो मैं बात मुकम्मल करना चाह रहा हूं। देखिए बिल्कुल वो आपकी सारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो उस हवाले से दुरुस्त है, लेकिन क्या हम पाकिस्तान में जो लोग काम कर इनको अप्रिशिएट करने के हवाले से इतना क्यों तंग नजर हो जाते हैं? हम क्यों समझते हैं कि एक केपी के गवर्नमेंट जिसने आते ही अपने वजीर आला ने झंडा उतार दिया, पाकिस्तान का झंडा पार्टी के साथ रिप्लेस किया है, और उसके बाद आप देखिए कि वहां पे उसने अपने सारे मामलात को एक बंदे के महवर गिर्द कर दिए। इन लोगों को कुछ पता नहीं कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट से निकालने वाले मियां शहबाज शरीफ साहब है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है जिसने उस मुश्किल वक्त में रियासत को जो बचाया और सियासत को उन्होंने अपने उस दुआम पे रखा जहां पे वो रख सकते थे, कोशिश की। जो आज फार्म में मेरी एक रिक्वेस्ट है, फार्म 47 के हवाले से डेफिनेशन का मुझे समझ नहीं आती कि जो काम कर रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, आप उस तसब्ज़दा 2018 के दौर को देखें जब यहां पे इंपोज किया गया उन लोगों को, उसको याद करें जिन्होंने 3.5 साल में मत मार दी बुजदार की सूरत में। आप उन लोगों को देखें जिन्होंने यहाँ पर काम ना किया। क्यों समझते नहीं कि पाकिस्तान में पंजाब को अगर खुशहाली की तरफ ला रहे हैं? और आप देखें कि इस वक्त जो मामला है डिफेंस में देखें, आप वही है ना असेंबली में खड़े होकर जो कहते थे क्या पाकिस्तान हमला कर दे, आज वही 7 जहाज गिरा के उन्होंने दिखाया कि हाँ हमला कर सकते हैं। तो ये सारी फार्म के गिरना घुमाए ना, आप किसी ऐसे मामले को देखें, ये पार्टीबाजी या जो भी इस्तेहकाम के हवाले से मैं इंपावर्स करता हूं इन लोगों को, दोस्तों को, कि आगे बढ़े और पाकिस्तान को मजबूत करें। ठीक हो सिर्फ बस। राणा साहब आपने ये गुफ्तगू सुनी, मेरा अब ये दोनों एंड पे जो भी है जैसी भी चीजें चलती हुई आ रही है, लेकिन मेरा पॉइंट ये है, या बेसिकली मेरा आपसे क्वेश्चन ये बनता है, एक जानब से भारत की जानब से मुसलसल जो है ना वो चीरा दवानिया आपके सामने है, अफगानिस्तान का जो फ्रंट जो बॉर्डर है वो आपके सामने है, तो 2-3 जगह से जब इशू आ रहा था तो तहरीक लब्बैक ने एक इस तरह का धरना शुरू कर दिया, ये जुलूस लेके निकल आए, तो लामहला मेरे जैसे तालिब इल्म का दिमाग किसी और जाना पे जाता है। तो आप कैसे देखते हैं? पहली बात। दूसरी बात, अब जो हमारे तहरीक इंसाफ की पूरी जमात है वो तहरीक लब्बैक को क्यों चूम चाट रही है, क्यों उनके साथ चल रही है? एक जमाने में उन्हीं के पैटर्न चीफ ने जब इनको दहशतगर्द करार दे दिया था, तो अब उनको मोहब्बत कैसे पैदा हुई उनके साथ? चामैनी दारद, क्या उन्होंने अपने पैटर्न चीफ के अहकामात को हवा में उड़ा दिया, या उनकी कही हुई बात से रूगर्दानी कर रहे हैं? जी राणा साहब। बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो अब ये सोच रहा हूँ कि मेरे शायद तो बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छे तरीके से ये सारी बात कर दी है। लेकिन चले दूसरे पॉइंट का मैं पहले आपको जवाब दे देता हूँ। जी जी। अब आके उन्होंने ये क्यों किया, जबकि पैटर्न चीफ जो है वो पहले ही ये कह चुके हैं। मैं आपको ये बता दूं कि पैटर्न चीफ के ही अपने ऑफिशियल अकाउंट से आज भी ये बात नशर हुई है कि जुम्मे के बाद पूरे केपीके में मुरीदके में जो टीएलपी के अगेंस्ट पुलिस ऑपरेशन हुआ उसके खिलाफ एहतजाज करें टीआई के जो भी लोग हैं। तो ये तो उनकी जो है वो हिस्ट्री में तारीख है कि पीटीआई और खासतौर पर इमरान खान जो भी कहते हैं, माजी में जो कहते हैं, जब हाल चंद साल या चंद महीने गुजरते हैं तो ये वही काम खुद कर देते हैं। बहुत सी एजेंडा मौजूद है। जहाँ बापू परवेज लाई तो उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में लगा दिया। वो बजाते खुद कहते हैं कि यूटर्न तो अच्छी होती है। हाँ जी। मेरा ख्याल है कि ये भी एक यूटर्न ही था जो उन्होंने ले लिया अपनी उन नीतों से और अपने उन माजी के बयान से, और लेने के बाद उन्होंने ये सोचा कि शायद कहीं ना कहीं पे जो वो समझते हैं कि ज्यादतियां हमारे साथ हो रही हैं, 9 मई के केसेस को खासतौर पे वो बुनियाद बनाते हैं जी जी। कि जो 9 मई को हुआ, तो वो कहीं ना कहीं पे ये बयानिया भरने में काम हो रहे हैं और अपनी सोशल मीडिया टीम जो है उसको एक्टिवेट उन्होंने किया है टीएलपी की हिमायत में। इस वजह से गवर्नमेंट जो और जो हुकूमत है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसको किसी तरह से
उनका इमेज जो है उसको खत्म किया जाए और मुल्क में अनारकी और अफरातफरी की जो सियासत है वो कायम रह सके। तो मेरा ख्याल है कि शायद ये इनका एक मकसद था, इसके पीछे ये सारे उनको सपोर्ट करने का और उन सारी चीजों को आगे लेके जाओ। अब ये टाइमिंग देखे ना हम आज की, उधर गजल में अमन का मुआवजा हो गया, लोग खुशी खुशी अपने घरों को वापस जा रहे हैं, तो इनको चाबी आ गई। हाँ जी, बस जी अब निकले, अब तो हालात जो है वो हाथ से बाहर निकल गए। और उसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि जनाब इनके दावे के मुताबिक ये सैकड़ों लोग जो है वो शहीद हो चुके हैं। अब जो का दावा कितना सच्चा है ये तो होने वाला वक्त बताया है, लेकिन जो पंजाब पुलिस के एहलकार हैं वो दर्जनों जख्मी है। एक एसएचओ फैक्ट्री एरिया जो है उसको शहीद कर दिया गया है, पुलिस कांस्टेबल शहीद है, चंद राहगीर जो है वो शहीद है। तो ये सारी चीजें जो है जब हम इनको देखते हैं तो हम ये समझते हैं कि शायद वो अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं जो वो लाशों की सियासत चाहते थे। तो लिहाजा ये जिसको भी पहले पे चले हैं, जो भी इनके पीछे था वो ऑब्वियसली पाकिस्तान के हक में तो हो नहीं सकता, तो जो पाकिस्तान के हक में नहीं है वो पाकिस्तानी नहीं हो सकता। अच्छा राणा साहब, यहीं से आप ये ये कोई आप समझते बैरूनी ताकतें जो है वो इनके पीछे हो सकती है। ठीक। अच्छा राणा साहब यहाँ पे मुझे बताएं, जैसे अभी प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई है, ताहा भाई ने भी बात की, आपने भी बात कही, राजा साहब ने भी बात कही है कि दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। तो अगर उस हिसाब से देखते हैं, जैसे आपने भी कहा कि क्योंकि वो स्टेट के खिलाफ है, अफगानी जो है और तहरीक इंसाफ जो है वो भी स्टेट के खिलाफ है, मतलब एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। अच्छा यहाँ पे एक थोड़ा सा ये भी डिफरेंस जरा काइंडली देख लें कि स्टेट एक अलग चीज है, एस्टेब्लिशमेंट एक अलग चीज है, लेकिन हम जिस तरह अभी ताहा भाई ने कहा एक जनरल फिनोमेना है, एक बर्ड आई व्यू है, हम सारी चीजों को इकट्ठे ले लेते हैं। तो वो लेकिन यहां पे अगर हम देखते हैं तो अफगानी स्टेट के खिलाफ तहरीक इंसाफ के लिए उनकी मोहब्बत है, भारत स्टेट के खिलाफ तहरीक इंसाफ के लिए उनकी मोहब्बत, वो अब सबको पता है। 9 जो अप्रैल से लेके और मई के जो 9 और 10 बल्कि 12 मई तक के जो वाकयात है वो सबके सामने ही है, उसके अंदर वो सारी चीजें जो है वो ओपन हो चुकी है। उसके बाद अगर मैं अब की बात करता हूं तो टीएलपी वो क्योंकि स्टेट के खिलाफ जा रही थी, लिहाजा वो भी उनकी मोहब्बत में शरीक है। मुझे सर एक पॉइंट यहां पर ये बताएं कि जब बानी तहरीक ने यह बात कह दी थी और टीवी प्रोग्राम के अंदर बाकायदा तौर पर इस तरह कागज दिखा के उन्होंने हमें बताया था कि इनके फला 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 अकाउंट्स जो है वो इंडिया से ऑपरेट हो रहे हैं, तो सर क्या अभी भी कोई शक है? ऑब्वियसली ये तो अब हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जब वो इसकी प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करेंगे, इसको इंटरोगेट करेंगे, जब ये साद रिजवी जो इसका भाई है जब ये अरेस्ट होगा, गिरफ्तार होगा, जब इनकी कोई लीडरशिप गिरफ्तार होगी, उनसे तफ्तीश होगी, तो फिर पता चलेगा कि हाँ जी बताएंगे ये कहां से आपने ये क्यों बाहर निकले थे, क्या मकसद था इसके पीछे, कहां से आपको ये ऑर्डर्स मिले थे क्या। लेकिन एक चीज जो आपने देखा कि जब उसके घर पे छींटी मारा गया और वहां से जो चीजें बरामद हुई, तो सोना बरामद हुआ और जो गैर मुल्की करेंसी और खासतौर पर इंडियन करेंसी जो वहां से बरामद हुई है, तो यहीं से आप अंदाजा लगा लें कि ये जो शबियां हैं ये कहां से लगी थी और इनके पीछे कौन सी ताकतें जो है हो सकती हैं। ठीक हो, क्योंकि देखिए हम बेसिकली उस पर बात कर सकते हैं जो इशारे हमें मिलते हैं। जब जैसे छापा मिला, ये सरकारी मदोशुमार है ना, सरकार ने ये बाकायदा तौर पे पंजाब पुलिस ने ये रिपोर्ट जारी की है, उन्होंने तफसीलात शाया की है और उस तफसील के मुताबिक गैर मुल्की करेंसी तो जी अमेरिकी डॉलर पाउंड तो हो सकते हैं जी, उनके वहां पे कोई होंगे मुरीदैन होंगे जो बाहर यूरोप में बैठे होंगे, इंडिया में कौन से मुरीदैन है, ये इंडियन करेंसी क्यों वहां से निकली है, सवाल तो ये है अक्सर। ठीक हो गया। नहीं आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अपना जिस तरह भी आपने बात की, राजा साहब से मैं एक आखिरी सवाल लेता हूं, उसके बाद फिर मैं इसको हमारे सेशन को जो है वो हम क्लोजिंग पे लेके जाते हैं। राजा साहब जिस तरह अभी इन्होंने कहा है राणा साहब ने कि पंजाब पुलिस ने जो थी बाकायदा तौर पे एक रिपोर्ट जो है जारी की, लेकिन अगर हम एक जगह देखते हैं तो समटाइम्स हो भी सकता है मेरे जैसा बंदा उस पर इतराज कर सकता है कि भाई ये तो आपने सिर्फ कागज पे लिख के दिखा दिया हमें, लेकिन जो उन्होंने वीडियोस बनाई है बाकायदा, जो चीज उन्होंने कन्फिस्केट की है यानी कि अपने कब्जे में ली है, उसके साथ उन्होंने वीडियो भी बनाई है। अगर उन्होंने कोई जेवर सोने के जेवरात थे उनका ना सिर्फ उनकी तादाद बताई है, नग बताए हैं, बल्कि उनका वजन भी साथ लिखा है। इसी तरह जो करेंसी उन्होंने ली है, तो सारा कुछ हुआ है। तो सर अभी जो आप लोगों ने ये कर रहे हैं, आपके ऊपर तो इल्जाम यह है कि आपने तो कोई 400 से ज्यादा 500 के करीब उनके बंदे भी शहीद कर दिए, पहली बात। दूसरी बात यह थी कि सर वो कौन से, कल की अगर मैं बात करता हूं तो मोहसिन नकवी जो हमारे वफाकी वजीर दाखिला है,
उनकी जानब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अता तारड़ साहब के साथ में, और साथ में हमारे मजहबी उमूर के वजीर भी सरदार साहब भी वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा था कि बैकडोर चैनल्स पे हमारे TLP के साथ जो थे वो मुज़ाकरात जारी थे, लेकिन हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद उनकी शराइत चेंज हो रही थी। सर वो शराइत कौन सी थी? पहली तो चीज आपने जो पूछे कि जो पंजाब पुलिस ने रिपोर्ट बनाई है उसके हवाले से देखिए उनकी फर्द मकबूजगी होगी, जिसके ऊपर उन्होंने डिटेल मेंशन की होगी, फिर रिपोर्ट सबमिट की होगी, तो इसको चैलेंज करने के आपके पास अदालती जो इख्तियारात है, मामलात है, वो थ्रू जजेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं बाय सबमिटिंग योर एप्लीकेशन बिफोर द फॉर्म। जो राणा साहब ने बात की है कि वो भारतीय करेंसी, सर वो देखिए वो भी जो भी व्हाट्सएवर जो भी इनको आया वो एक वो बना के उसकी डिटेल तो सबमिट करें, और अगर किसी को कोई इतराज या उनको ही हो तो वो उस पर कोर्ट में जाके उसके मामलात जजेस के हवाले से कोर्ट से कोई फैसला ले सकते। ठीक हो गया। दूसरा देखिए जो ये बड़ा सेंसिटिव इश्यू है TLP के हवाले से, आगे रन साहब ने भी बात कर दी कि जी वहां पे खुशियां मनाई जा रही हैं, शुक्र किया उन्होंने एक अरसे बाद जाके, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को क्रेडिट जाता है, फील्ड मार्शल साहब को क्रेडिट जाता है, और पाकिस्तानी अवाम की देखिए दुआएं काम ले आई कि ये एक अच्छी खुशहाली की तरफ जाते हुए ट्रंप ने उन्हें वहां पे जो रिसेप्शन दिया, उन्हें इस चीज का क्रेडिट दिया, इन्होंने उनको दिया। तो यहाँ पाकिस्तान में एक जो ग्रुप है उसको मौत पड़ गई है, और ये सारे मामला को इस तरह हैंडल कर रहे हैं। एक चीज आप मुझे जो ऐड किया मुझे उसको अलाउ करने दें, मैं आपको देखिए अभी आप बात कर रहे हैं कि उनकी शराइत चेंज हो जाती थी, उनसे एक करेंसी मिली, इसके ना यानी शायद आप है ना मैं हूं, मैं समझता हूं जो भी वहां पे हुआ। मोहसिन नकवी साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाशगाफ अल्फाज में कहा है कि हमारे उनके साथ मुज़ाकरात चल रहे थे, ये तासुर बिल्कुल गलत है कि TLP के साथ हमारे मुज़ाकरात नहीं हो रहे थे, हमारे उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे थे, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी शराइत को तब्दील कर रहे थे। मेरा क्वेश्चन ये था कि आपके इल्म में वो शराइत है? मैंने सर क्वेश्चन नहीं देखिए मेरी बात, मैं ये समझता हूं उन शराइत को खरीदने से ज्यादा है कि अगर एक मोतबर राय और जो हमारे वजीर दाखिला वो बता रहे हैं तो मैं उनकी तायीद करता हूं, मैं समझता हूं जो कह रहे हो दुरुस्त है। लेकिन प्लीज इसमें मैं देखिए लोग जब ये चीजें आप उनकी तरफ मीडिया की तरफ लेके जाते हैं ना, तो वो इसमें बहाम की सूरत में आम एक यूथ का जो एक सिलसिला है ना वो गुमराह हो जाता है। मैं समझता हूं अगर उनकी चेंज हो रही थी हम तो क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन मार्क ही नहीं है कि आपकी हो रही थी या नहीं हो रही थी। मुझे जस्टिफिकेशन इनकी नजर नहीं आ रही कि क्या ये 2-4 साल 5 महीने 3 महीने पहले इनको ये याद नहीं आया। मेरी बात पूरी कर लीजिएगा, क्या इनको समझ नहीं लगी थी कि वो गजा जिसके बच्चे शहीद हो गए, हजारों वहां पे खवातीन जो बेवा हुई और तबाह बर्बाद हो गए, उसकी उन चीजों को अभी आप मोहसिन नकवी साहब के हवाले से उनकी शरायत, ये बात सब ज़ूमैनी बातें हैं। अगर वो गवर्नमेंट जो चाहती है इस वक्त देखिए कितने बड़े लेवल पर उन्होंने एक सालसी का किरदार अदा करके वहां पे जाके मामला को हैंडल किए। खुदारा पाकिस्तान में अब सारों को जो है ना खुशहाली की तरफ लाने के लिए इस गवर्नमेंट का साथ दें, और मोहसिन नकवी साहब जो काम कर रहे हैं मैं समझता हूँ हर बंदा यहाँ पे अपने स्टेज पे खड़ा होकर एक बेहतरीन काम कर रहा है, करने दें। ठीक हो गया सर आप देखिए गजा में बिल्कुल अमन कायम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। इस पे जिन लोगों को क्रेडिट है वो देना भी बनता है, बिल्कुल वहां पे अमन आ रहा है, सुकून आ रहा है। लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि अगर उनकी के लिए इदारे यकजहती के लिए या अगर कोई पार्टी कोई काम करना चाह रही है, कोई एक्टिविटी करना चाह रही है, तो आप उसको सख्ती से क्रश कर दें। ठीक है, तो उसके लिए भी सियासी जो तरीकाकार है वो आप इस्तेमाल करें। हाँ, अगर उसमें कोई पुरतशद्दुद अनासिर शामिल होते हैं, वो असला का इस्तेमाल करते हैं या कोई और जरिया इस्तेमाल करते हैं, तो उन अफराद की निशानदेही जरूर होनी चाहिए। लेकिन एज ए होल पूरी पोलिटिकल पार्टी जिसके पास हजारों लाखों लोगों का मैंडेट हो, जो रखते हो, उनको इस तरह से क्रश करना, वो उसकी कोई गुंजाइश ऐसा बनती नहीं है। मैं आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, आपने जो है वो हमें सलाब के अंदर जो हमने काम किया उसके हवाले से अप्रिशिएट किया। सब अच्छी चीज है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मेरी बात मुकम्मल हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने थ्रू आउट तीनों सूबों के अंदर जो GB में, KP में, पंजाब में जो फ्लड की सिचुएशन रही है जिसमें तकरीबन कोई 70 लाख के करीब लोग मुतासिर हुए, तो उसमें ये बात दुरुस्त है कि हमें KP में कोई गवर्नमेंट नजर नहीं आई, हमें GB में कोई गवर्नमेंट नजर नहीं आई, पंजाब में गवर्नमेंट निस्बतन हमें कुछ ना कुछ नजर जरूर आई है। लेकिन अभी की सिचुएशन ये है कि इस वक्त बहाली का चूंकि अमल चल रहा है, बिल्कुल लोगों के घर गिर गए थे, लोगों की फसलें तबाह हो गई थी, लोगों के जानवर बह गए थे, तो इस सिचुएशन में हमें दावे हुकूमती सतह पे एड्स की सूरत में स्क्रीनों पर तो नजर आ रहे हैं, ग्राउंड पर चीजें लोग मौजूद। चलें सर आप मैं एक आखिरी, मैं नहीं समझ रहा कि पुरतशद्दद के अलावा कौन सा वहां मार्च था जो अभी ये बता रहे हैं भाई के ताह साहब जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरी पॉलिटिकल पार्टीज का कहीं डिमोलिशिंग नहीं हुई। एक अगर ये पार्टी है और इसने ये जो किया है
इसकी कोई जस्टिफिकेशन ना भी चलो, अगर हो इस तो पे कोई गुजारिश- तो सर, मैं नहीं मैं समझता, मैं डिबेट- डिबेट डिबेट- बात में फाइनल अगर गवर्नमेंट मुज़ाकरात कर रही थी हाँ। तो उनकी तरफ से अगर नैरेटिव मुसलसल आ रहा था तो आपका नैरेटिव का फेलियर है। आपने मुज़ाकरात के उस अमल को, जिन शख्सियात को, काबिल एहतराम मोतबर शख्सियात को आप मुज़ाकरात के लिए बार बार भेज रहे थे, वो सबके सामने, कौम के सामने अगर वो सारी चीज होती तो कभी भी ये उन्होंने मौका ही नहीं दिया। ये ठीक चीज़ हो, सामने देखिए, आई। आप उन्होंने बिल्कुल मौका नहीं दिया। मैं हैरान हूं। दोनों अब आपको ऐसी पिक्चर सामने आनी थी सर- कि एक एसएचओ शहीद हो गया, पूरी पार्टी जो है ना वो एक दाव पे लगी हुई है, उनके ठीक घर है। से इंडियन करेंसी निकल रही है, तो बाकी उनके घर से अब बाकी क्या निकलना था? ठीक हो गया, ठीक होगा। आप तमाम माँ बाप जो है वो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सेगमेंट के अंदर आपने जो है वो शिरकत की। नाजरीन, जैसे अभी यहाँ पे गुफ्तगू हुई है, लेकिन मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि बतौर सियासियात के या इस पाकिस्तान की सियासत के तालिब इल्म के, मैंने बहुत सारी जमातों के जलसे भी देखे, जुलूस भी देखे, धरने भी देखे, मार कुटाई भी देखी। बाज औकात, बल्कि बाज जगहों पे, अक्सर जगहों पे हमने चीजों को कवर करते हुए पुलिस से भी मार खाई, सियासी जमातों के वर्कर से भी मार खाई। और आज अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं तो वो इसलिए नहीं बैठे हुए कि वैसे ही हमें उठ के यहाँ पर आगे ग्राउंड लेवल से जो है हम लोग रगड़ा खा के ऊपर आए हैं। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करूंगा कि हमने जमात इस्लामी के जलसे देखे, हमने जमीयत उलमा इस्लाम के हमने जलसे देखे, हमने मुस्लिम लीग नून के जलसे देखे, हमने पीपल्स पार्टी के जलसे देखे, हमने लॉन्ग मार्च भी देखा, नून लीग का लॉन्ग मार्च भी देखा, हमने पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च भी देखा, जमात इस्लामी के लॉन्ग मार्च भी देखे। लेकिन कभी भी रियासत पे, सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर, सरकारी या प्राइवेट अमलाक के ऊपर कभी भी उस तरह के नुकसानात नहीं हुए। जैसे अगर तहरीक इंसाफ जैसी वो जलसे का या धरने का ऐलान देती है, या तहरीक लब्बैक जो है जैसी वो धरने का या जुलूस का ऐलान करती है, तो फौरन से पहले जो रियासती अदारे हैं उनके ऊपर अटैक होना शुरू हो जाते हैं, दोनों एंड के ऊपर, ग्राउंड पे भी और सोशल मीडिया के ऊपर भी और मीडिया के ऊपर भी। ये देखने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है कि ऐसे कौन से मसाइल हैं जिनकी वजह से इन दो जमातों के ऊपर आगे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। मुझे और मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।